चलिए, तो हो गया अपना ever wondered what if the spark generated by striking flintstones had not triggered a series of cascading thoughts in the minds of the early man। तो इसको बताइए। सर मैं बोलूं मैंने इसका क्या बनाया है? हाँ बिल्कुल बोलिए। क्या कभी यह जानकर हैरानी हुई कि यदि आदि मानव के मस्तिष्क में दो चकमक पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी उत्पन्न करने का व्यापक विचार नहीं आया होता तो क्या होता? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कोई बताएं, क्या या किसी और तरीके से ये बन सकता है? क्या कभी सोचा है यदि चकमक पत्थर के टकराने से उत्पन्न हुई चिंगारी ने आदि मानव के मन में विचारों की श्रृंखला को जन्म नहीं दिया होता तो क्या होता? क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने किया अनुवाद। चकमक पत्थर बोलना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लिखना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से लिखें, मैंने जैसे इसको बनाया है मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है? अब कहेंगे सर आपने तो है नहीं, हैव यू एवर वंडर्ड, ऐसे तो कुछ है नहीं। एवर वंडर्ड व्हाट इफ द स्पार्क जनरेटेड, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी की अपनी शैली है, और अब जब मैं पूरा सेंटेंस बनाऊंगा तब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आपने नहीं लिखा तो उसके बगैर ये वाक्य कैसा दिखेगा, और उसके साथ में इस वाक्य ये जो इस वाक्य का अर्थ है वो किस तरीके से आएगा। क्या आपने कभी सोचा है, सोचा है, सोचा है कि क्या होता, क्या होता यदि, और इसके बाद फिर आपने जो बनाया है, यदि हमारे आदि पुरुषों ने या प्राचीन पुरुषों ने या आदि मानवों के मन में पत्थरों से टकराने से उत्पन्न चिंगारी ने विचारों की श्रृंखला ना सृजित की होती, विचारों की श्रृंखला ना सृजित की होती। तो इस तरीके से अब इसमें हम देखेंगे कि कई सारे वर्ड हैं जो बदले, जैसे ट्रिगर्ड। अब ट्रिगर्ड शब्द आया, कैस्केडिंग थॉट्स, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग? व्यापक सर। मतलब हाँ, विस्तृत, व्यापक, ठीक है। और फ्लिंट स्टोन्स मतलब वही है कि फ्लिंट का मतलब क्या होता है? सर चमक। डिक्शनरी में चकमक दिखा रहा है। हाँ चमक। हाँ लेकिन यहाँ नुकीले लिख सकते हैं क्या? नुकीले लिख सकते हैं क्या? क्या बोल रही है? सर नुकीले लिख सकते हैं क्या? नुकीले पत्थर। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि नुकीले पत्थर के रगड़ने से ही आग निकलती है। सिर्फ पत्थर लिख सकते हैं। हाँ, तो एवर वंडर्ड, क्या आपने सोचा है कि क्या होता यदि हमारे पूर्वजों या हमारे आदि मानव, पूर्वज तो बोलना उचित नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे अर्ली मैन की बात की जा रही है, तो अर्ली मैन तो आदि मानव हो गए या प्राचीन पुरुष हो गए, आदि पुरुष हो गए। आदि मानवों के मन में पत्थरों के टकराने से उत्पन्न चिंगारी ने विचारों की श्रृंखला ना सृजित की होती, ठीक है। ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ कास्केडिंग थॉट्स, विचारों की विस्तृत श्रृंखला या विस्तृत विचारों की श्रृंखला भी यदि आप चाहें तो कह सकते हैं, या व्यापक विचारों की श्रृंखला ना सृजित की होती, हैड नॉट ट्रिगर्ड। तो ये आपके लिए ये पहला सेंटेंस हो गया। आगे हम आते हैं, व्हाट इफ द रोलिंग एबिलिटी ऑफ द व्हील हैड फेल्ड टू चार्ज हिज ग्रे सेल्स।
अब यहां हमने, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता यदि ऐसा 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 सब नहीं होता? उसके बाद क्या होता? दोबारा यहां दोबारा आप शुरू करेंगे, क्या होता, क्या होता यदि पहियों के घूमने की क्षमता, बताइए आगे क्या होता यदि पहियों के घूमने की क्षमता had failed to charge his gray sails, has failed to charge his gray sails. क्या लिखा है आप लोग? क्या क्या लिख ग्रे सकते हैं? सेल तो ग्रे सेल्स मीनिंग तो माइंड होगा। चार्ज कर ग्रे सेल को चार्ज करने में असफल हो जाती है। हाँ जी, ग्रे सेल को चार्ज करने में असफल हो जाती है। क्या होता है तो अगर ग्रे वह- सेल्स मतलब हमारे विजडम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? wisdom, इंटेलिजेंस सर मींस हाँ एबिलिटी। ठीक है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो क्या अनुवाद बनाएंगे आप इस कॉन्टेक्स्ट में? सर जो बनाए हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है खुद ही पढ़ने में। बोलिए बोलिए, बताइए। क्या होता है यदि घूमने की क्षमता वाला पहिया उनकी बुद्धि को चार्ज करने में असफल हो जाता। और क्या होता यदि चक्के अपने घूर्णन क्षमता के धूसर कोशिकाओं को आवेशित करने में असफल होते? किसको आवेशित करने में? सर यहाँ पे सर ग्रे सेल्स का धूसर कोशिका डिक्शनरी में शो कर रहा था सर, और वहां पे वही कॉन्टेक्स्ट मैंने डाल दिया। क्या क्या पूरा सेंटेंस बोलिए। क्या सर पूरा सेंटेंस? हाँ, क्या होता यदि चक्के अपने घूर्णन क्षमता के धूसर कोशिकाओं को आवेशित करने में असफल होते? नहीं, बीच में आपका आवाज चला जा रहा है सुमन जी। सर मैंने कहा क्या होता यदि चक्के अपने घूर्णन क्षमता के धूसर कोशिकाओं को आवेशित करने में असफल होते? अरे ये तो आपने अनुवाद ही गलत बना दिया। सर समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या तो चार्ज हिज ग्रे सेल्स है ना। ग्रे आप सेल्स। अनुवाद नहीं, आप ये देखिए, ये अनुवाद जो है ना, ये कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से गट ब्रेन था आपका। अच्छा जैसा आपका गट ब्रेन था वैसे कुछ इसी तरीके से ग्रे सेल्स यहाँ पे। ओके ओके। और कोई? अब आप इसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कि पहली बात कही गई, क्या होता है यदि पहिए का आविष्कार, सॉरी, क्या होता है यदि आग और आग के आविष्कार के बारे में हमें पता नहीं लगा होता। क्या होता, क्योंकि आग और पहिए दो ऐसे आविष्कार हैं जो हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता जो यहाँ तक पहुंची है इसके पीछे सबसे बड़ी देन यदि है तो आग और पहिए की है। तो क्या होता है यदि पहियों की घूमने की क्षमता फेल टू चार्ज इज ग्रे सेल्स? इसका मतलब क्या है कि उनकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता, या उनकी बुद्धिमत्ता को हम कह सकते हैं, चार्ज का मतलब यहाँ पे आवेशित करना यदि आप लिखेंगे तो इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो मैंने जो इसका अनुवाद बनाया है, क्या होता है यदि पहियों के घूमने की क्षमता ने उनकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं किया होता। ठीक है, फेल टू चार्ज हिज ग्रे सेल्स, उनकी बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं, क्योंकि पहियों की घूमने की क्षमता उनको पता लगी, क्षमता से वे प्रभावित हुए और ये समझे कि इसका हम लोग कैसा फायदा उठा सकते हैं, तभी तो उसका फायदा उन्होंने उठाया। नहीं तो ऐसी गोल गोल चीजें घूमती रहती, वो क्लिक ही नहीं करता कि इसका करना क्या है, इसका यूज क्या है। तो यहाँ जो ये कहना चाह रहा है कि वो पहियों की घूमने की क्षमता ने उनकी बुद्धिमत्ता को इग्नाइट इस बात के लिए किया कि आप इसका प्रयोग करो, ये आपके कैसे काम आ सकता है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। क्या होता है यदि पहिए की घूमने की क्षमता उनकी सोच को प्रेरित करने में विफल हो जाती? ये भी आप कह सकते हैं, उनकी सोच को प्रेरित करने में विफल हो जाती।
If will and fire were not put to application, the utility of these tools would have remained inert and the evolution story might have taken a different turn altogether. अब बताइए, अब आप पूरा सेंटेंस आपके समझ आ गया। अभी पूरे सेंटेंस को यदि हमें करना है तो अब कॉन्टेक्स्ट हमारे लगभग समझ में आ रहा है कि बात किस बारे में हो रही है। अब यहाँ हमें क्या देखना है, इफ विल एंड फायर वेयर नॉट पुट टू एप्लीकेशन, ये एक सीधा एक आपको पार्ट मिल गया। द यूटिलिटी ऑफ दिस टूल्स वुड हैव रिमेन्ड इनर्ट एंड द इवोल्यूशन स्टोरी माइट हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न टुगेदर। तो आपको 3 पार्ट सेंटेंस में मिल गया। पहला पार्ट नंबर 1 ये हो गया, पार्ट नंबर 2 आपका यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक हो गया इनर्ट तक, और तीसरा आपका ये हो गया। 3 पार्ट आपके हो गए। तो पहला, जब भी आपके सामने एक सेंटेंस आना है, पहला काम आपको सेंटेंस को समझना है, टू अंडरस्टैंड इट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको इसको आपने सेगमेंट कर लिया कि भाई ये 3 पार्ट में बट गया। तीसरी बात, आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, और साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स भी आपको देख लेने हैं जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, जिनकी हिंदी आपको जानना मुश्किल हो सकता है, जिनकी हिंदी करना आपको मुश्किल हो सकता है। ऐसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे लिए ग्रे सेल्स और ये इस तरीके से ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपको मिल गया कि पहला पार्ट, इफ फिल एंड फायर वेयर नॉट पुट टू एप्लीकेशन, ये आपका एक सिंपल एक सेगमेंट है, इसका आप अनुवाद करेंगे। तो क्या अनुवाद करेंगे कि अगर पहिए एवं आग का अनुप्रयोग नहीं किया जाता, ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर क्या होगा, एक पार्ट खत्म। यहाँ पे लंबा सेंटेंस है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि हमें क्लियर 3 पार्ट दिख रहे हैं। द यूटिलिटी ऑफ दिस टूल्स वुड हैव रिमेन्ड इनर्ट, अनुप्रयोग नहीं किया जाता तो क्या होता, इन उपकरणों की उपयोगिता या उपादेयता, कुछ भी आप कह सकते हैं, उपयोगिता या उपादेयता अक्रिय बनी रह जाती या निष्क्रिय बनी रह जाती, एवं एंड द इवोल्यूशन स्टोरी माइट हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर, और जो क्रमिक विकास की कहानी है उसने एक अलग ही मोड़ ले लिया होता, एक नया मोड़ ले लिया होता, एक नई राह पकड़ चुकी होती। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के अनुवाद में थोड़ी बहुत शब्दों के साथ आपको हेर फेर करने की, थोड़े शब्दों के साथ अदला बदली करने की आजादी आपके पास रहती है, अगर भाव बिल्कुल वही आ रहे हैं इन दैट केस, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं कि अगर आग एवं पहिए को अनुप्रयोग में ना लाया गया होता तो इन उपकरणों की उपयोगिता या उपादेयता अक्रिय बनी रहती एवं क्रमिक विकास की कहानी पूर्णतः एक नया मोड़ ले चुकी होती, माइट हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यदि पहिए और आग को अनुप्रयोग में नहीं लाया गया होता तो इन उपकरणों की उपयोगिता अक्रिय रहती और क्रमिक विकास, ये गलत हो गया है, कर्मिक हो गया, क्रमिक है, क्रमिक विकास की यह कहानी शायद एक अलग मोड़ ले ले। इन द एप्लीकेशन ऑफ टूल्स born out of human craft and intelligence lies the key for the continuous process of growth and progress. हाँ ज्योति जी बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? सर, अनुप्रयोग और उपयोग में अंतर होता है। उपयोग यूज है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन है। अब यदि आप यूज में और एप्लीकेशन में अंतर समझ रही हैं तो अनुप्रयोग और उपयोग में ही अंतर है। ओके सर। In the application of tools born out of human craft and intelligence lies the key for the continuous process of growth and progress. बताइए। अब यहां भी थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। इन द एप्लीकेशन ऑफ टूल्स born out of human craft and intelligence, मानव कला और बुद्धिमत्ता से जन्मे इन टूलों की उपयोगिता। ठीक है।
मानव शिल्प और बुद्धि से बनाए गए औजारों का ठीक है, तो मतलब ये आप सब लोग मान रहे हैं कि हम मानव से इस वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो मानव, हाँ, मानव की कला बात, और बुद्धिमत्ता से ठीक है, उपजे मानव कलाओं, उपकरण मानव कलाओं या कला एवं बुद्धिमत्ता या मेधा। बुद्धिमत्ता के लिए मेधा एक आसान शब्द होता है, इसमें आप लोग इसकी आदत डालें। अच्छा शब्द है, आसान शब्द। मानव, ठीक। हालांकि मेधा प्रतिभा के लिए ज्यादा प्रयोग किया है। से उत्पन्न, अब बॉर्न आउट लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि जन्म लिया हुआ ही शब्द बोले आप। ये कई बार ना हम लोग मतलब वही शब्दानुवाद वाला हम लोग जो वो छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार हम उधर ही खींच के आते हैं शब्दानुवाद करेंगे। बॉर्न बॉर्न आउट यहाँ लिखा, ठीक है, इंग्लिश की शैली में बॉर्न आउट इज राइट कॉन्टेक्चुअल यूज देयर, बट हम हिंदी लिखेंगे तो हमें क्या आवश्यकता है जन्मा लिखने की। हम सीधे सीधे तौर पे लिखेंगे ना कि मानव कला एवं बुद्धिमत्ता से उत्पन्न। जैसे हमने उत्पन्न लिख दिया तो उसमें बॉर्न आउट वाली चीज ऑटोमेटिकली समाहित हो गई, और आसान शब्द है, आसानी से सबको समझ में आएगा। उत्पन्न क्या? उत्पन्न एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, ठीक है। तो यहां से हमने शुरू किया और हम पहले उल्टा चल रहे हैं। मानव कलाओं एवं बुद्धिमत्ता से उत्पन्न क्या? एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, मतलब उपकरणों, उत्पन्न उपकरणों का अनुप्रयोग, उपकरणों के अब का और के में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि का और के अंग्रेजी में तो ऑफ ही होता है, लेकिन हमें जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यहाँ का लगाएं या के लगाएं। उत्पन्न उपकरणों के अनुप्रयोग, अब क्या होता है अनुप्रयोग? लाइज द की फॉर द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो अनुप्रयोग में ही ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, मतलब क्या हो गया? विकास एवं प्रगति की, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की, फिर प्रक्रिया। अगर आप ढंग से ये जो प्रोसेस सीख जाए ना, जब आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिर सेंटेंस के पीछे पहुंचेंगे और उल्टा आप अनुवाद करना शुरू करेंगे, आपके लिए अनुवाद से आसान दुनिया में कोई काम नहीं, ठीक है। प्रगति की प्रक्रिया, प्रक्रिया से पहले सतत, क्योंकि कंटिन्यूअस है। विकास एवं प्रगति की सतत प्रक्रिया की कुंजी की लाइज, मतलब निहित है। तो मानव कलाओं एवं बुद्धिमत्ता से उत्पन्न उपकरणों के अनुप्रयोग में ही विकास एवं प्रगति की सतत प्रक्रिया की कुंजी निहित है। अब आप देखिए ये सेंटेंस को यदि आप सीधे सीधे तौर पे भी पढ़ें, अगर आप अंग्रेजी वाला पार्ट ना भी पढ़ें, तो भी क्या यह सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, हाँ या ना? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अनुदित और बोझिल सा दूसरी भाषा से लेकर के, जैसे अनुवाद कुछ जैसे दो तरह के अनुवाद होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं अगर उदाहरण दूं, आप भारत के किन्हीं दो स्टेट्स का, मैं स्टेट्स के नाम नहीं लूंगा, आजकल चीजें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, किन्हीं दो स्टेट्स का नाम लीजिए, और एक स्टेट का कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में आके रह रहा है, मान लीजिए, या कोई फॉरेन का, किसी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति इंडिया में आके रह रहा है, और यदि उसने यहाँ का कल्चर सीख लिया, यहाँ की भाषा सीख ली, यहाँ का खान पान अडॉप्ट कर लिया, सब कुछ, तो क्या होगा? वह व्यक्ति बिल्कुल इसी मतलब हमारी तरह ही लगने लग जाएगा। लेकिन यदि वो रह तो हमारे साथ रहा है, लेकिन उसकी भाषा हमारी नहीं है, उसका कल्चर हमारा नहीं है, उसके बोलचाल हमारी तरह नहीं है, उसका खान पान हमारी तरह नहीं है, तो रहेगा तो हमारे साथ, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारे बीच का नहीं है। वैसे अनुवाद होता है, यदि आप जिस भाषा से कंटेंट लेकर के आए हैं, यदि आपने उस कंटेंट को जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो उस भाषा
की परिवेश, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसका पहनावा, उसका खान पान, सब कुछ यदि आपने इस पे चढ़ा दिया तो ये इसी भाषा का लगने लगेगा। कंटेंट ओरिजिनल तो किसी और भाषा का है। ये अनुवाद की वहीं पे आपकी सार्थकता हो जाती है। तो मानव कलाओं एवं बुद्धिमत्ता से उत्पन्न उपकरणों के अनुप्रयोग में ही विकास एवं प्रगति की सतत प्रक्रिया की कुंजी निहित है। अब उपकरण कई बार जैसे इक्विपमेंट के लिए भी हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं, टूल के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सर टूल के लिए क्या उपकरण उचित करना इतना सही है, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं भी करके सीधा टूल्स भी प्रयोग कर दें। तो आजकल बहुत आयत मात्रा में हिंदी में ई टूल्स, मतलब हिंदी भाषा में टूल्स शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप के साथ कोई समस्या नहीं है। एक शब्द आता है फर्नीचर। फर्नीचर के लिए आप लोग इंग्लिश शब्द क्या प्रयोग करते हैं? फर्नीचर है सर। फर्नीचर के लिए इंग्लिश हिंदी शब्द क्या प्रयोग करते हैं? इंग्लिश तो है ही। फर्नीचर ही लिख फर्नीचर देते हैं। बोलते हैं। एक शब्द फर्नीचर के लिए होता है, फर्नीचर का हिंदी पर्याय। मुझे अचानक से उपकरण से याद आ गया, मैं बता देता हूँ। कभी हिंदी से इंग्लिश में आ गया तो आप लोग कहीं घबरा जाए कि क्या शब्द है ये। उपस्कर, ये फर्नीचर का हिंदी शब्द, एप्रोप्रिएट हिंदी शब्द। चलिए, न्यू पैराडाइम्स ओपन अप विद अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग टू न्यूअर टूल्स। हाँ, बताइए। New paradigms open up with unimagined prospects with the process of adopting to newer tools. Newer tools. Unimagined prospects with the process of adopting the newer tools. इस एक छोटे से सेंटेंस ने मुझे भी बहुत परेशान किया जब मैं इसका अनुवाद कर रहा था। अक्स फाउंडेशन की इस पटल से हम लोग जो भी अनुवाद अभ्यास आपको कराते हैं, ये सारे अनुवाद अभ्यास हम स्वयं करते हैं, और हम जो करते हैं रहो हम वही अभ्यास आपको कराते हैं। तो इसमें एक आध ऊपर से त्रुटि भी होने की संभावना है। अनुवाद किसी का परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, आप उसमें अपनी सलाह या अपना इनपुट अवश्य दे सकते हैं। छोड़ दिया मैंने सर, ये बहुत अच्छा किया, छोड़ देना चाहिए, ज्यादा मेहनत क्यों करना है। मुझे इसने बहुत परेशान किया इस सेंटेंस ने। खैर, जिन्होंने किया बताया मुझे क्या किया। न्यू पैराडाइम्स करके देखते हैं। न्यू पैराडाइम्स ओपन अप। पैराडाइम्स का मतलब क्या होता है? हेलो। हाँ जी सर, मैंने किया है, थोड़ा सुनिए, अटपटा सा लग रहा था, फिर भी मैंने किया है। नए उपकरणों की स्वीकार्यता की प्रक्रिया के साथ अकाल्पनिक पहलुओं नए नए उदाहरण के रूप में आए, ऐसा कुछ सर। ठीक है। पैराडाइम्स के लिए जो सटीक हिंदी शब्द है उसको हम बोलते हैं प्रतिमान। प्रतिमान, पैराडाइम्स आप लोग समझ रहे हैं ना, पैराडाइम्स का मतलब क्या होता है? लगभग सिंबल जैसा कुछ, मिसाल भी हो सकता है जिसका। तो न्यू पैराडाइम्स ओपन अप विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग टू न्यूअर टूल्स। इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब मैंने जो किया मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में तो हो गई फिर। हाँ जी, यू करा दे भाई तरह। ये तो है नए उपकरणों की स्वीकार्यता की प्रक्रिया हाँ, के साथ अकाल्पनिक प्रोस्पेक्टस क्या ना पकेगा दे पुस्तिका अपन अपने नए प्रतिमान खुलते हैं, ये पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए एक बात आप लोग कि दो शब्द हैं, जैसे तीन शब्द, न्यू है, न्यूयॉर, न्यू यार इसका प्रोनाउंसिएशन न्यूअर है,
और न्यूएस्ट। तो न्यू के लिए तो आपने नए लिख दिया, तो न्यू ईयर के लिए क्या लिखेंगे आप? नयापन। कुछ भी किरम, नयापन कैसे होगा? तो न्यूनेस हो जाएगा। या उसके लिए एक शब्द आता है नोविस, नोवाइस, NOVIC, नोवाइस। नवीन से अधिक नवीन कैसे? नौसिखिया। हाँ, न्यू ईयर मतलब क्या लिखेंगे? तो अब जब मैं इसका अनुवाद कर रहा था, आप वैसे आप नए लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई आवश्यक नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ कि वो सही है, आप नए लिखेंगे तो भी चलेगा। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको लिख दूं न्यू ईयर मतलब अपेक्षाकृत नए, है ना, किसी पुराने से नए है तभी उसको न्यू ईयर कह रहे हैं। अपेक्षाकृत नए उपकरणों को अपनाने की प्रक्रिया, है ना। तो प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग टू न्यू ईयर टूल्स, तो यहां से शुरू कर रहे हैं। अपेक्षाकृत नए उपकरणों, अपेक्षाकृत नए उपकरणों को एडॉप्टिंग अपनाने, ऑफ की प्रोसेस प्रक्रिया, आपका एक शुरुआत हो गया। अपेक्षाकृत नए उपकरणों को अपनाने की प्रक्रिया किसके साथ में? विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स, विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स। अनइमेजिन्ड का मतलब क्या हो गया? अकल्पनीय या मतलब अकल्पनीय, अनइमेजिन्ड या कल्पनातीत, ठीक है। और उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्रोस्पेक्ट्स क्या हुआ यहाँ पे? प्रोस्पेक्ट के लिए हम लोग आयाम शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अकल्पनीय आयाम, क्योंकि ओपन अप की बात हम कर रहे हैं ना, ओपन अप विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स। तो अकल्पनीय आयाम के साथ नए प्रतिमान, है ना, के साथ नए प्रतिमान, न्यू पैराडाइम्स, नए प्रतिमान, न्यू पैराडाइम्स ओपन अप विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स। देख लेते हैं पूरा सेंटेंस। सर प्रोस्पेक्ट्स की मीनिंग सर क्या बताइए? संभावनाओं इसमें दी रहा है। हाँ, संभावनाएं कह सकते हैं, बिल्कुल संभावनाएं कह सकते हैं। और सर अभी जो आपने बताया कह सकते हैं, प्रतिमान कह सकते हैं। अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स मतलब अकल्पनीय संभावनाएं, कल्पनातीत संभावनाएं, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, तो ये इस तरीके से नए उपकरणों को, अपेक्षाकृत नए उपकरणों को अपनाने की प्रक्रिया से अकल्पनीय संभावनाओं के नए आयाम खुलते हैं। न्यू पैराडाइम्स ओपन अप, नए आयाम खुलते हैं। विथ अनइमेजिन्ड प्रोस्पेक्ट्स, अकल्पनीय संभावनाओं के साथ। विद द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग टू न्यू टूल्स, नए उपकरणों, अपेक्षाकृत नए उपकरणों को अपनाने की प्रक्रिया में, जो मैंने लिखा है। तो इस तरीके से इसका अनुवाद, तो अपेक्षाकृत नए उपकरणों को अपनाने की प्रक्रिया से अकल्पनीय संभावनाओं के नए आयाम खुलते हैं। न्यू प्रोस्पेक्ट्स और न्यू पैराडाइम्स। तो नए आयाम की जगह यहाँ पे यदि हम लोग प्रतिमान शब्द प्रयोग करें तो ये बहुत स्टैंडर्ड शब्द है पैराडाइम के लिए। तो प्रतिमान भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, आयाम भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे, इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई देयर यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड बाय अनफोल्डिंग द ईज which they mingle into human lives to simplify lifestyles। ये बताइए क्या है आप लोगों ने? हाँ जी पूनम जी, किसने किया है? Inventions are able to justify their utility for mankind by unfolding। अब इस सेंटेंस में समस्या क्या है? ये सेंटेंस एकदम पूरा फ्लो में जा रहा है, ये टूट नहीं रहा है, कहीं भी टूट नहीं रहा है। तो इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई देयर यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड बाय अनफोल्डिंग द एज विथ व्हिच दे मिंगल इनटू ह्यूमन लाइव्स टू सिंप्लीफाई लाइफस्टाइल्स। तो ये सारे प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन कम आ रहे हैं, प्रीपोजिशन ज्यादा आ रहे हैं, प्रीपोजिशन लगा करके इसको पूरा खींच दिया। तो ये पूरा एक सेंटेंस, ये बीच में से टूटेगा नहीं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये ढूंढना है कि इसमें हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, शुरुआत कहाँ से करें, बताइए। जिन्होंने किया है, जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, इट वाज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट के सेशन में बताया था
ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ट्रांसलेशन है, आपके दिमाग को ना थोड़ा एकदम झकझोर देगा। और जिन लोगों को इस बात पे ज्यादा भरोसा हो रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा अनुवाद कर ले रहा हूँ, उन लोगों को जगा देगा कि बहुत कुछ, बहुत जल्दी अभी बहुत दूर है और बहुत कुछ करना अभी आपके लिए दोस्त बाकी है। समझ में आ रहा है? ठीक है और जी सर, ये थोड़ा स्तर दिक्कत है हुआ। वही स्तर जिस स्तर पे आज स्थिति आपके ट्रांसलेशन के पैसेजेस पूछ रही है। अगर जिन लोगों ने पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष एग्जाम दिया होगा, दे कैन वेरी वेल रिलेट इट। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग जरूर एक बार ओके साइन बताएं मुझे। दिस इज द सेम लेवल ऑन विच एसएससी इज वर्किंग ऑन। इसी तरह के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है एक अनुवाद अभ्यास के लिए। ठीक है, बताइए। सर मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा अटपटा बनाई हूँ पर बोल रही हूँ सर। आविष्कार मानव के लिए अपनी उपयोगिता को बताने में सक्षम है कि कैसे वे मानव जीवन शैली को आसान बनाने के लिए उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके जीवन में शामिल हुए। ठीक है, सर इसमें मैंने कुछ वर्ड्स को नहीं किया, मतलब शॉर्ट में किया है। हाँ ये आविष्कार मानवीय जीवन में आसानी से घुल मिलकर मानवता के लिए अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। ठीक है। तो ये अब देखें, इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई देयर यूटिलिटी फॉर मैनकाइंड बाय अनफोल्डिंग। ये बनेगा कैसे? ठीक है, आप लोगों ने बनाया सही, पर बनेगा कैसे? हम इसको कहां से उठाएंगे और किसके बाद किस सेंटेंस को रखेंगे, कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, ये समझना हमारे लिए इस सेंटेंस में बहुत जरूरी है। Inventions are able to justify their utility for mankind by unfolding the ease with which they mingle into human lives to simplify lifestyles. ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप शुरुआत कहां से करेंगे? आविष्कार से शुरुआत करेंगे। आविष्कार अपनी उपयोगिता हाँ, इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई देयर यूटिलिटी ओके। अच्छा, मैंने जैसे बनाया है मैं वैसे सीधे सीधे आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग एक बार कि आविष्कार इंसानों के जीवन को सरल बनाने में अपनी सुगम उपादेयता या उपयोगिता को साबित कर पाने में सक्षम। ठीक है, so inventions are able to justify their utility for mankind by unfolding the ease, अब ये सबसे अधिक जो मुश्किल आपके लिए क्रिएट करेगा इसमें, ये by unfolding the ease वाला ये जो सेगमेंट है ये आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। ठीक है, with which they mingle into human lives, बाकी mingle lives to simplify lifestyle। अब देखें एक दूसरा इसका एस्पेक्ट कि मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि आविष्कार इंसानों के जीवन को सरल बनाने में अपनी सुगम उपयोगिता अनफोल्डिंग द ईज को मैंने एक सुगम शब्द से थोड़ा अनुवाद को सरल बनाने का प्रयास किया है। इस सेंटेंस को साबित कर पाने में सक्षम है। आविष्कार अपनी उपयोगिता को इस तरीके से सिद्ध करते हैं, इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई देयर यूटिलिटी, कि वे मानव जीवन में, है ना, लाइफस्टाइल्स के लिए इन्होंने मानव जीवन में सहजता से घुल मिल जाते हैं और जीवन शैली को सरल बना देते हैं। ठीक है, तो और जीवन शैली को सरल बना देते हैं, सहजता से घुल मिल जाते हैं और जीवन शैली को सरल बना देते हैं। इसको आप समझें, सहजता से घुल मिल जाते हैं और जीवन शैली को सरल बना देते हैं। ये मतलब ये आपका जो दूसरा पार्ट है, ये इसका अनुवाद दूसरे पार्ट में कर दिया गया। तो इसको बेशक ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि डिवाइड नहीं होगा दो पार्ट में, लेकिन इसे डिवाइड किया गया। आप देखें, विच दे मिंगल इनटू ह्यूमन लाइफ टू सिंप्लीफाई लाइफस्टाइल्स, जीवन में सहजता से घुल मिल जाते हैं और जीवन शैली को सरल बना देते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट आपको यहाँ से विथ के बाद इसको उठा करके और ये पूरा अनुवाद इसका हुआ, और पहले पार्ट का आविष्कार अपनी उपयोगिता को इस तरीके से सिद्ध करते हैं, इन्वेंशंस आर एबल टू जस्टिफाई, है ना, सिद्ध करते हैं कि वे मानव जीवन में सहजता। तो इस तरीके से ये आपका जो मैंने सुगम शब्द यूज किया है वो यहाँ पे इन लोगों ने सहजता, मतलब ये सहजता शब्द यहाँ पे जो अनुवाद किया गया है उसमें सहजता शब्द यूज
किया गया है। विथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिस्प्लेइंग अ आज की सेशन में है, आपको इंपॉर्टेंट है। With information and communication technology displaying a wide foray of opportunities, their integration in different aspects of governance is the path to welcome the future. बताइए। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे तौर पे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से with information and communication technology displaying a wide foray of opportunities. तकनीकी सूचना एवं संचार ने अवसरों के जैसे बाढ़ ला दिए। नहीं, सूचना एवं संचार तकनीक। जी सर, जी। हाँ हाँ, अब बताइए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिस तरह से क्यों, क्योंकि हमें आगे इसको यहाँ इस दूसरे पार्ट में कनेक्ट करना है। तो सूचना एवं संचार तकनीक जिस तरह से, तकनीक या आप प्रौद्योगिकी भी बोल सकते हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीक, जो भी आप बोल रहे, क्योंकि तकनीक के लिए टेक्निक शब्द यूज किया जाता है। टेक्निक इज फॉर तकनीक, ये थोड़ा सा एक अगेन तकनीकी मामला है। टेक्निकल तो टेक्निकल तकनीकी हो जाता है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी से जो है ये क्या हो जाता है, प्रौद्योगिकी। ये इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन है इन शब्दों का। तो पर ठीक है, वैसे ऐसा नहीं कि अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए तकनीक का शब्द मतलब आप प्रयोग करें तो गलत होगा, गलत नहीं हो जाएगा, वो भी सही है। लेकिन इस तरीके से तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिस तरह से अवसरों के व्यापक द्वार खोल रही है, डिस्प्लेइंग अ वाइड फोरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर देयर इंटीग्रेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस इज, यहां इज आपका इधर, तो देयर इंटीग्रेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस मतलब शासन के विभिन्न पहलुओं के साथ उनका एकीकरण क्या है, इज द पाथ टू वेलकम द फ्यूचर। भविष्य का स्वागत, मतलब भविष्य के स्वागत हेतु राह, मतलब भविष्य के स्वागत हेतु राह है, ऐसा हम कह सकते हैं, या भविष्य का स्वागत करने के लिए राह है, इस तरीके से। तो शासकीय कार्यों के विभिन्न पहलुओं में उनका एकीकरण भविष्य का स्वागत करने की राह है, ऐसे हम इसको मार्ग सर कर सकते हैं ना। हाँ जी, मार्ग सर। हाँ ठीक है, मार्ग है, राह है, एक ही बात है उसमें। ये आपका हो गया। अगर हम देखें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए उनके शासन के विभिन्न पहलुओं में एकीकरण से नहीं, ये the reach and richness of governance is a major determinant of the quality of life enjoyed by the citizens. रीच एंड रिचनेस, तो रीच और रिचनेस यहाँ पे कैसे हो जाएगा, दोनों अलग अलग शब्द है। रीच का मतलब क्या हो जाएगा, पहुंच, और रिचनेस मतलब अमीर या समृद्धि। मतलब समृद्धि। तो रीच एंड रिचनेस, तो इसको हम शासन की पहुंच और समृद्धि इज अ मेजर डिटरमिन, शासन तक, इसीलिए शासन की जगह शासन तक में लिखा, शासन तक पहुंच और इसकी समृद्धि, है ना। ये जो कहना चाहता है कि भाई अगर इसके जो सिटीजन्स हैं उनकी अगर शासन तक पहुंच है और साथ में वे समृद्ध हैं, तो इसका मतलब ये है कि वे एक क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो शासन तक पहुंच और इसकी समृद्धि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता का एक प्रमुख डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट इज
निर्धारक, निर्धारक। हाँ निर्धारक है, निर्देशांक वैसे मैंने लिखा है लेकिन निर्धारक इसके लिए बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। तो शासन की पहुंच और समृद्धि नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है। Over the years, the domain of governance was expanded manifold, and governments globally, with different levels of embrace to the private sector participation, have been striving to satisfy all needs of the citizens. बताइए, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बीच में इन्होंने डैश दे दिया है, तो यू हैव अ वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी और स्कोप कि आप इसको मतलब ब्रेक करके और मतलब ये सेगमेंट के अंदर जो डैश के अंदर जो सेगमेंट दिया है और उसके बाद फिर तीसरा सेगमेंट दिया है, तो सामान्य तौर पे आप इसी क्रम में और या इसी सीक्वेंस में आप इसका अनुवाद कर देंगे और ये आसानी से हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। ओवर द इयर्स, वर्षों से, द डोमेन ऑफ गवर्नेंस हैज एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड एंड गवर्नेंस ग्लोबली, ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पे या विश्व स्तर पे सरकारों डोमेन ऑफ गवर्नेंस हैज एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड, सरकारों के शासन का जो डोमेन के लिए क्या हिंदी शब्द यूज करेंगे हम लोग? आज सुबह मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था मॉर्निंग के सेशन में, अनुक्षेत्र। अनुक्षेत्र एक शब्द हो सकता है, तो डोमेन के प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। तो हैज एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड एंड गवर्नमेंट्स ग्लोबली, तो वैश्विक स्तर पे सरकारों के शासन का जो अनुक्षेत्र है या परिक्षेत्र है वह कई गुना विस्तृत हुआ है। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, हैज एक्सपेंडेड हुआ है। अब उसके बाद डैश विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्ब्रेस टू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, निजी क्षेत्रों की सहभागिता या भागीदारी को विभिन्न स्तरों पे साथ में लेकर चलते हुए, मतलब ये तो कह रहा है कि वो गले लगाते हुए, कहने का मतलब गले लगाते हुए, तो गले लगाते हुए कहने की वजह हम ऐसे कहें हिंदी में कि साथ लेकर चलते हुए, तो भी आप हमारा वही अर्थ आ जाएगा। Have been striving to satisfy all needs of the citizens, करते हुए नागरिकों की के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संघर्षरत है या प्रयासरत है। Have been striving, तो संघर्षरत है बोलना उचित ज्यादा यहाँ पे रहेगा। तो ये तीन पार्ट में हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक जो इन्होंने डैश दे करके आपके काम को आसान कर दिया। वर्षों से दौरान की आवश्यकता नहीं, शासन का क्षेत्र कई गुना विस्तारित हो गया है और वैश्विक स्तर पर सरकारें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विभिन्न स्तरों पर अपनाते हुए नागरिकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। तो इस तरीके से भी आप इसको अनुवाद कर सकते हैं। द नीड फॉर इन्वॉल्विंग टू अ स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव गवर्नेंस स्टेम्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली डिमांडिंग एंड अवेयर सिविल सोसाइटी ग्लोबली। किसी ने जिसने किया है, ज्योति या जो भी लोग किए हैं, बताएं क्या इसका कैसे अनुवाद? कुशल, आर्थिक और प्रभावी शासन के समताप मंडल में विकसित होने की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर तेजी से मांग करने वाले और जागरूक नागरिक समाज से शुरू होती है। ठीक है, तो एक कुशल, आर्थिक एवं प्रभावी शासन है ना, विकसित करने हेतु वैश्विक स्तर पे ग्लोबली नीड फॉर इवॉल्विंग टू ए स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ एफिशिएंट, कुशल, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी गवर्नेंस स्टेम्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली डिमांडिंग एंड अवेयर सिविल सोसाइटी ग्लोब। तो एक कुशल, आर्थिक और प्रभावी शासन की ओर विकसित होने की आवश्यकता एक अधिक मांग वाले और जागरूक वैश्विक नागरिक समाज से उत्पन्न होती है। ठीक है, द नीड फॉर इवॉल्विंग टू ए स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव गवर्नेंस स्टेम्स फ्रॉम, तो उत्पन्न यहाँ पे जैसे हमने अभी पहले देखा, जो उत्पन्न के लिए हम लोगों ने पहले सेंटेंस में एक शब्द यूज किया था, जो जिसके लिए आप लोगों ने जन्म लेना, बॉर्न आउट यूज किया था, उसके लिए हम लोगों ने उत्पन्न। तो यहाँ स्टेम्स आउट का मतलब ही कहीं ना कहीं वही है कि वहां से वो फूट के निकल रही है। ठीक है, उसके बाद
The information revolution made possible by the small tool of ICT has educated people of their rights and dues. यहाँ ड्यूज का मतलब क्या होगा? सर बकाया नहीं सही लग रहा था तो नहीं, तो यहाँ sentence बकाया में नहीं होगा। देखिए, राइट्स एंड ड्यूज, तो जब हम आम जन के बारे में बात करते हैं, अधिकारों की अधिकार जहाँ और कर्तव्य। कर्तव्य की बात करेंगे, बिल्कुल। तो अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की बात हो रही है कि द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड पॉसिबल बाय द स्मॉल टूल ऑफ ICT, मतलब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर तकनीक के छोटे उपकरणों के द्वारा संभव हुई सूचना क्रांति ने शिक्षित लोगों को सूचना क्रांति ने लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षित किया हुआ लिखने के बजाय जागरूक किया हुआ लिखना ज्यादा उचित रहेगा। यहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है? मेकिंग देम अवेयर, इस तरीके से इसका मतलब यहाँ पे है। तो ये सूचना क्रांति जो कि ICT के एक छोटे उपकरण से संभव हुई ने लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक किया। The vociferous demand for good governance can no longer be muted. vociferous का मतलब क्या हो गया? मुखर, यानी कि प्रखर। तो मुखर। हाँ, तो अच्छे शासन के लिए एक प्रखर या मुखर आवाज को अब बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता, तो ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। अच्छे शासन की जोरदार मांगों को, हाँ, पर मुखर आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता, ये ज्यादा उचित यहाँ पे रहेगा। It broke out in the form of Arab Spring this year or closer home as various anti-graft agitations. Anti-graft का मतलब होता है भ्रष्टाचार विरोधी, agitation मतलब आंदोलन, ठीक है। It broke out in the form of Arab Spring this year. इस वर्ष में यह अरब स्प्रिंग के रूप में आया और closer home as various anti-graft agitation. तो ये closer home बहुत सारे एंटी-ग्राफ्ट एजिटेशंस का मतलब हो गया आपका भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन। इसमें क्या होता है? क्लोजर होम, जो उसका एक नाम है, इस तरीके से यह इस वर्ष अरब स्प्रिंग के रूप में, या क्लोजर होम वो एक जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, मेरे ख्याल से उसका नाम के हिसाब से यहाँ पे ये चीजें दी हुई है। इट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद देयर अनमिस्टेकेबल डिलीवरी which have grabbed the attention of the civil society. ये तो खैर आसान सेंटेंस है, बताएं। यह सेवाओं की गुणवत्ता और उसकी अचूक डिलीवरी है जिसने नागरिक समाज का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है, डिलीवरी है तो डिलीवरी को डिलीवरी भी कह सकते हैं, अचूक पहुंच भी कह सकते हैं। अचूक पहुंच है ना, जिन्होंने सिविल सोसाइटी मतलब सिविल समाज का, नागरिक समाज का ध्यान आकर्षण किया, ध्यान आकृष्ट किया। द रीजन, ये राइजन ये गलत हो गया, रीजन है REASON है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। द रीजन रिटायर ऑफ गवर्नेंस इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो शासन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ह्यूमन पोटेंशियल, यानी कि मानव क्षमता के विकास को अधिक से अधिक उसकी वृद्धि करना, उसके अवसरों को वृद्धि करना, ये जो शासन है उसका उद्देश्य है। और आखिरी सेंटेंस, द इनेबलिंग स्पिरिट मस्ट इनहेरेंटली इमैनेट फ्रॉम द कोर ऑफ एनी गवर्नेंस। किसी भी शासन के केंद्र से इनेबलिंग स्पिरिट, सक्षम करने वाली भावना, हाँ, सक्षम करने वाले के लिए हम लोग समर्थकारी एक शब्द यूज करते हैं, सक्षमकारी भावना, है ना। अपने आप स्वतः प्रस्फुटित होनी चाहिए, स्वतः स्फुटित होनी चाहिए, इस तरह के शब्द का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस स्तर का आपका गिवन पैसेज रहेगा, आप जब दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं तो आपको ये प्रयास करें, अगर संभव हो तो दूसरी भाषा के शब्दों की जो ग्रेविटी हो अभी उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसी को हम लोग इक्विवेलेंसी इन ट्रांसलेशन कहते हैं।
अनुवाद में समतुल्यता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रांसलेशन पैसेज था। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि सभी लोग दोबारा से इसको जरूर करेंगे। आपके पास असाइनमेंट भी अवेलेबल है, इसे दोबारा से करेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ये एक पैसेज है, जिसे आप अगर 2 या 3 या 4 बार भी करते हैं ना, फिर भी वो हर बार आपके लिए उतना ही बेहतर तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, चलिए सर इसके साथ ही आज का सेशन ही हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और सर कल, हाँ जी सर, ये असाइनमेंट आप पहले लोगों को दे चुके थे क्या बनाने के लिए होमवर्क? हाँ हाँ बिल्कुल। सर कहाँ पे ये मतलब देते हैं? ये जो अनुवाद मैराथन का चल रहा है ना, उसका पैसेज है आज वाला। ओके सर, क्योंकि ये मतलब मिला नहीं था तो। अनुवाद मैराथन का पैसेज है। कल जो है हम लोग लीगल अनुवाद का सेशन करेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, कल रात को 9 बजे जी लीगल सर। अनुवाद का सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। और रात के 8 बजे सेशन, 8 बजे के सेशन में आप लोग जरूर मिलें और जरूर जुड़े। उस सेशन में जो हम ग्लॉसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप लोग मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।